दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध जगह है मुखर्जी नगर, जहाँ पे देश के हर कोने से छात्र आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने, एसएससी की तैयारी करने, बहुत सारी तैयारी करने, और बगल में दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ पे अपनी पढ़ाई करने भी आते हैं। मैक्सिमम लोग यहीं रहते हैं। यही यही हमारे एक दोस्त हैं या हमें एक साथी मिले हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी की क्या हालात है, कोचिंग्स की क्या हालात हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल के क्या हाल हैं, और कोचिंग्स में किस तरीके के व्यवहार हैं, किस तरीके के पैसे वाली बात है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, मुखर्जी नगर में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैदर कुसकुंतल है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ फिलहाल तैयारी कर रहा हूँ सीजन वगैरह की। ये कोचिंग्स के बारे में कभी कभी अफवाह मिलती है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, या पैसा ज़्यादा लग रहा है, या अवैध वसूली हो रही है, या जिस तरीके का सिलेक्शन चाहिए उस तरीके का सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, फर्जी में लोग पोस्टर्स पे फ़ोटो लगवा देते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? मतलब भाई सच्चाई की तो ऐसी बात है कि अफवाह तो है ही, लेकिन वो भी है कि जैसा जिसको लग रहा है वो वैसे ही लूट रहा है। और दूसरी बात ये है कि भाई पढ़ाई भी मिले है, ऐसी बात ना है कि मतलब देश के हर कोने से ना, हर राज्य से बालक यहाँ रहता है। हर राज्य का बंदा मिलेगा आपको यहाँ पे। साइड में डीयू यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी देश विदेशों से मिलते हैं, तो पढ़ाई भी है। और ऐसी बात नहीं है, मुखर्जी नगर में से टॉपर भी निकलते हैं। यूपीएससी जितने भी अब की बार जो रैंक आई है, ज़्यादातर बच्चे डीयू से और यहाँ मुखर्जी नगर से पढ़े हुए हैं। अच्छी अच्छी यूपीएससी की कोचिंग है, दृष्टि हो गई। ये जो रिजल्ट आते हैं, चाहे यूपीएससी को हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, एक ही लड़के का फोटो या एक ही लड़की का फोटो जो कई कोचिंग वाले लगाते हैं, ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि कुछ ने मतलब वो ऐसा होता है कि मतलब अपना अपना एडवर्टाइज करने के लिए फोटो लगा देते हैं उस पर। और वैसे वो बच्चे को मतलब ऐसा भी होता है कि बच्चा कुछ किससे पढ़ा है वो कंफर्म कर लेते हैं। एक लड़का कई कोचिंग से कैसे पढ़ सकता है एक ही साथ? क्या तो नहीं मतलब फोटोज कई जगह कैसे लगते हैं? अब भाई वो तो उन्हें भी पता होगा, लेकिन उसमें ऐसा भी होता है कि एक बैच कहीं से ले रहा है, इंग्लिश का कहीं से ले रहा है, मैथ का कहीं से ले रहा है। तो वो सभी टीचरों का ऐसा भी हो जाता होगा कि सम्मान करने के लिए अपना बोल देता है वो, सर मैंने इंग्लिश आपसे पढ़ी है, जीएस आपसे पढ़ी है, मैथ आपसे पढ़ा है। तो यहाँ अलग अलग टीचर है ना, ऐसी भी बात नहीं है कि एक ही टीचर सारी मतलब सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे टीचर हैं। सीजीएल के लिए सीजीएल सीपीओ वगैरह के भी टॉपर यहीं से निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और पढ़ाई भी होती है, और भाई आवारागर्दी भी बतेरी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। किस टाइप की आवारागर्दी? अब आप देख ही रहे हो माहौल क्या टाइप चल रहा है। अब ये तो चाय पीने आए हुए लोग हैं जो अपना, यही है चाय पीने वाले। इसको कैसे हम किसी और शब्द में कैसे डिफाइन कर सकते? दूसरे शब्द में डिफाइन तो नहीं कर सकते, ये मुखर्जी नगर है लाडले। दूसरी बात ये है कि यहाँ देखने का कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और। पर्दे के पीछे क्या, ये किस तरीके का हिंट है? हिंट ऐसा है कि मतलब यहाँ मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ ना 3 टाइप का बंदा आता है। जो 3 टाइप का मन बना के आता है ना, एक होता है कि उसको ये है कि मुझे यहाँ से 6 महीने में निकलना है, तो वो तो 6 महीने में निकलेगा वो, अगर वो जैसे वो भारी चमक के चक्कर में नहीं पड़ा तो। एक जो होता है कि मतलब उसका बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे 12th आउट पास की, +2, फिर उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन चल रही है, तब तक वो तैयारी कर रहे हैं, तो 3-4 साल वो हो गए। एक वो होता है जो बिल्कुल आवारागर्दी करता है। तो बच्चे कई टाइप के मिलते हैं, वैसे 3 टाइप के ज़्यादा हैं। अगर यहाँ या तो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेगा, जो नौकरी पालेगा, जॉब मिल जाएगी उसको, या फिर वो सब कुछ यहाँ का देख के अपनी लाइफ बर्बाद करके या तो घर चला जाएगा, घर के फिर उसको अगर 1 आध साल का और टाइम दे देते हैं तो फिर वो लास्ट में सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ जो बच्चा बच गया इस माहौल से, और बहुत सारी बाहरी जो दुनिया है, दिखावा वाली दुनिया, शो ऑफ वाली, उससे जो बच गया वो अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं कहीं और? भाई मैं जिला मथुरा है मेरा। मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, क्या माहौल है? भाई हेमा मालिनी का तो ऐसा है कि मैं मतलब कल वोट डालने गया था। भाई मैं बीजेपी के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, बट ये है कि मथुरा में बीजेपी ने बहुत ये मतलब अपने तानाशाही के हिसाब से अपना कैंडिडेट उतारा है। हेमा मालिनी जो उतारी है तानाशाही के हिसाब से उतारी है, क्योंकि 75% जो पॉपुलेशन है मथुरा की, वो इस बार हेमा मालिनी को नहीं चाहती है कि हेमा मालिनी हमारे यहाँ से टिकट मिले और वो सांसद हों। किसको वोटिंग हुई है फिर? वैसे देखो वोटिंग का तो माहौल ऐसा है कि अपने पोल की बता दें तो बीएसपी की ज़्यादा वोटिंग हुई है हमारी। बीएसपी? हाँ, जो मेरा वाला पोल है, और तो मैंने कहीं का वो नहीं लिया।
जायजा नहीं किया, बट जो मेरा जो पोल है वहाँ से बीएसपी के हाथी पे हुई है, तो वो कैंडिडेट भी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के होने के नाते भी ना उन्होंने गलत उतार दिया। हेमा मालिनी को तीसरी बार उन्होंने कैंडिडेट के रूप में उतारा है मथुरा से। भाई हेमा मालिनी ने ना 10 साल में हमने शक्ल नहीं देखी उसकी। तीसरी बार तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब भाई देख उनका राज चल रहा है, अब देखो विपक्ष में कोई नहीं है तो दावेदार होंगे। विपक्ष में कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब कौन बचा है विपक्ष में बताइए आप। विपक्ष के चेहरे के तौर पे बिहार से देखिए तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं, यूपी से अखिलेश हैं, मायावती हैं, और साउथ में चले जाइए तो स्टालिन हैं, इतने सारे, राहुल गांधी हैं। नहीं, आपका कहना सही है, वो अपने अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन उनका माहौल सेंटर में नहीं है। स्टेट में, मतलब स्टेट में माहौल है, सेंटर में नहीं है। उनका दबदबा जो सेंटर में होना चाहिए वो नहीं है। इतनी वो बड़ी दबदबा, पार्टियां नहीं है। वो दबदबा तो तब बनेगा ना जब कैंडिडेट उनके जीत के जाएंगे लोकसभा में। नहीं, कैंडिडेट दबदबा क्या, दबदबा तो ये है कि जितने कैंडिडेट जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी। अब हर जगह की जनता क्या सोच रही है, अब वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। आप क्या सोच रहे हैं? भाई देख, मेरा ना मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये जो बीजेपी वाले हैं ना कि 4 से पार का जो नारा लगा रहे हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सामने कोई विपक्ष नहीं दिखता ना तो इंसान फिर अपने मन की करता है, उससे सही गलत में फिर कोई फर्क नहीं दिखता। आपको लगता है विपक्ष कमजोर है? बिल्कुल कमजोर है इस टाइम पे, और विपक्ष में मतलब दम ही नहीं है इस टाइम पे। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी? भाई बनने जा रही है, बनने जा रही मैं है। खुद सपोर्ट में हूँ, बट अपने कैंडिडेट से थोड़ा सा हम उसमें थे कि यार हमारे यहाँ से हेमा मालिनी को गलत उतार दिया। उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो कभी उसने ये भी नहीं देखा है कि मतलब मथुरा के जो गांव हैं उनमें क्या हो रहा है, क्योंकि भारत यार गांव में बसने वाला देश है, ज़्यादातर गांव ही है। हमारा जो जितनी भी जीडीपी में जो डेवलपमेंट करता है वो कृषि करती है। भारत के गाँव में डेवलपमेंट नहीं होगा, अब आप बाहर का दिखावा कितना भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी ना, जब तक आपके बाहर के दिखावे से कुछ नहीं होगा कि हमसे अमेरिका डर गया, कि हमारी मतलब अर्थव्यवस्था इतनी होगी, कहाँ होगी, किसे दिखा, मतलब शो ऑफ नहीं कर सकते हम जब तक अपने घर को मजबूत नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जब अपने को जड़ को मजबूत नहीं किया, अपने किसान को मजबूत नहीं किया, अपनी मतलब शेड्यूल कास्ट वगैरह को मजबूत नहीं किया, गरीबी पे आप काम करके नहीं चले, तो मतलब आप फिर तो भारी दिखावा कर रहे हो आप। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं अगर बीजेपी सरकार में या वर्तमान सरकार में, तो बदलने के मौके क्यों नहीं बन पा रहे? आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि इसको बदला क्यों नहीं जा रहा है? क्या विपक्ष सच में इतना कमजोर है, या राहुल गांधी की जो इमेज बना दी गई है उसी इमेज की वजह से विपक्ष कमजोर माना जा रहा है? हाँ, कुछ ऐसा भी है कि राहुल गांधी की जो इमेज है और कुछ उसमें भाई मतलब वो गुण भी नहीं दिखते हैं जो प्रधानमंत्री वाले। कुछ ऐसा लगता है कि अगर इसके हाथ में देश दे दिया तो ऐसा, जैसे बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल, वो वाला। राहुल गांधी को आप सुनते हैं? नहीं, मैं सुनता भी हूँ, और मतलब इतना नहीं सुनता हूँ जितना मतलब स्पीच, जैसे अपने योगी जी हैं, यूपी से हूँ, वो काफ़ी अच्छी स्पीच देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बीजेपी वालों की इतनी वो सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बीजेपी वाले थोड़ी सी हवाबाजी कर रहे हैं भाई इस टाइम में। हाँ, मतलब विदेश नीति पे, इंटरनेशनल पे, मीडिया पे, कि मतलब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे तुम्हारे ये वो करने से हमें क्या फ़ायदा है? जब हमारा किसान मजबूत नहीं हुआ, हमारा गरीब मजबूत नहीं हुआ, हमारी जड़ मजबूत नहीं हुई देश की, तो आप जीडीपी किसको दिखा रहे हो, इकोनॉमी किसको दिखा रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था किसको दिखा रहे हो कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई? कोई हमारे लिए देने आ रहा है क्या? कोई हमसे लेने आ रहा है क्या? तो वो वाली बात है, मतलब बीजेपी थोड़ा सा है, मतलब शो ऑफ कर रही है, असली मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। तो अच्छा, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, अच्छा किसी कुछ मुद्दों पे अगर किसी को मुझे सजेस्ट करना हो, या कुछ जैसे नए लड़के आते हैं जिनको पता नहीं, मैं अभी बताया आपको कि कोचिंग का जो धंधा है एक तरीके से बढ़ रहा है, इस पे क्या बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए या कौन से टीचर के पास जाना चाहिए? सर ऐसा है, टीचर का तो वो धंधे वाली बात तो ऐसा है कि यहाँ ना व्यापार है, कोचिंगों का व्यापार है, और विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपनी 100% ईमानदारी के साथ देते हैं उस चीज़ को। और अगर जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैथ पढ़ना है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो, और बच्चे बहुत उनसे जुड़े भी हैं, अच्छे भी टीचर हैं, और उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई बच्चा थोड़ा सा डाउन है तो उसकी मदद भी करते हैं, लैंड टू टच बोल सकते हैं। आदित्य रंजन सर हैं, रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते हैं वो, और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और वो क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं वो, आदित्य रंजन सर हैं,
काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बिहार से हैं वो, एक्साइज इंस्पेक्टर थे, अब उन्होंने शायद रिजाइन कर दिया है। तो उनकी यहाँ पे भी कोचिंग है, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ मतलब खर्चे को वो हाँ, नहीं कर मतलब अगर सकता, किसी को अच्छी तैयारी करनी है तो आप आदित्य रंजन सर के आदित्य पास रंजन सर से जुड़ सकते हैं। ये बतरा है जहाँ से देश की दशा और दिशा तय होती है। अभी आपने सुना, काफ़ी मुद्दों पे एक्सप्लेनेशन हुआ, काफ़ी मुद्दों पे खुल के बात हुई, यहाँ की कोचिंग्स के बारे में, यहाँ टीचर्स के बारे में, राजनीति पे भी बात हुई, बीजेपी की स्कीम्स के भी बारे में बात हुई, जिस पे इन्होंने खुल के बोला,